कुदरत से हम इंसानों की जंग बहुत पुरानी है। तरक्की की अंधी दौड़ में हम नेचर से खिलवाड़ करते जा रहे हैं और जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाने पर आतुर होती है तो सब कुछ पल भर में मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन इतने सिग्नल्स मिलने के बाद भी चीन को शायद ये बात समझ नहीं आ रही, तभी तो वो समंदर का सीना चीर कर उस पर टापू बनाने पर आमादा है। दोस्तों, यूं तो समंदर की गहराई से आइलैंड खड़ा करना ऐसा काम लगता है जो शायद भगवान ही कर सकते हैं, लेकिन आज के वक्त में इंसान भी ऐसा करने लगे। दक्षिण चीन सागर में चीन यही कर रहा है। समुद्री तल में उठा हुआ हिस्सा ढूंढ ढूंढ कर उस पर आइलैंड बना रहा है। जैसे कोई उठी हुई चट्टान या फिर कोरल द्वीप मिलती है चीन को, उस हिस्से पर काफी बड़ा स्ट्रक्चर बनाकर उसे एक द्वीप का आकार दे रहा है। इस हिस्से पर 180 करोड़ घन बालू डालने के लिए चीन अगल बगल से रेत खनन करके वहां पर पावरफुल शिप्स का इस्तेमाल करके उन्हें वहां पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। एक बार जब उस सरफेस पर बालू अच्छे से बैठ जाती है तो उस पर 30 एकड़ के लगभग कंक्रीट स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाएगा। बस हो गया आइलैंड तैयार। साउथ चाइना सी में चीन इसी टेक्निक का इस्तेमाल करता आया है, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिक्स में काफी गर्मा गर्मी का माहौल है। मलेशिया, वियतनाम और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन की तरफ से समंदर की विवादित हिस्से में टापू बनाना जारी रखने के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई है चीन के खिलाफ। खैर, चीन तो चीन ठहरा, वो पूरे साउथ चाइना सी को अपनी बपौती समझता है और कई देशों की आपत्ति के बाद भी टापू पे टापू बनाया जा रहा है और कुदरत से खिलवाड़ करता जा रहा है। इसका असर आने वाले वक्त पर किस तरह सामने आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फ्रैकिंग की। ये धरती की गहराई में दबे तेल और गैसेस को निकालने का एक चालाकी भरा प्रोसेस है। इसके लिए धरती में करीब 6000 से 10,000 फीट की गहराई तक छेद करके एक मोटी पाइप डाली जाती है, जिसमें पानी और केमिकल्स का मिक्सचर जबरदस्त प्रेशर के साथ फ्लो कराया जाता है। इस भयंकर प्रेशर से अंदर मौजूद अगल बगल के पत्थरों में दरारें पड़ जाती हैं, जिनसे रिस रिस कर गैसेस पाइप के रास्ते ऊपर पहुंच जाती हैं। और अफसोस कि फ्रैकिंग भूकंप की वजह भी बन जाते हैं, क्योंकि फ्रैकिंग का प्रेशर रिलीज होने से भूकंप के तेज झटके पैदा हो सकते हैं। यकीन ना हो तो जान लीजिए कि 2019 में इंग्लैंड में आए अब तक के सबसे भयंकर भूकंप की वजह लंकाशायर में होने वाला फ्रैकिंग का केस ही माना जाता है। फ्रैकिंग से ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। अब ये प्रोसेस भले ही कितना भी फायदेमंद हो, लेकिन इससे होने वाले भूकंप और प्रदूषण से साबित होता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में फैली आग ने यह साबित कर दिया एक बार फिर कि इन आगों को जो जंगल में लगती है उन्हें काबू करना कितना मुश्किल होता है। इस आग में जहां लाखों जंगली जानवर और जंतु मारे गए थे, वहीं 10,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा का आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा था। अब आपको तो यही लग रहा होगा कि इंसान कभी नहीं चाहेंगे कि जंगल जला दिए जाए, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा सदियों से होता आ रहा है। इंसान जंगल की आग को एक औजार की तरह इस्तेमाल करते जा रहा है। पहले लोग नियंत्रित आग के जरिए अपने आसपास की जमीनों में बदलाव किया करते थे, कभी अनचाहे घास और झाड़ियों को हटाने के लिए, तो कभी राख के जरिए जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। हालांकि आजकल तो कई देशों में ऐसा करना गैर कानूनी हो गया है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यूएस फॉरेस्ट सर्विस ने साल 1995 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत जंगलों में आग लगाकर उससे जो स्टार्ट्स निकले उसे रिसर्च के लिए स्टडी किया गया। ड्रोन्स, वाटर बलून्स, वैन्स और लेजर इमेजिंग सिस्टम से लैस प्लेन्स की मदद से आग को बारीकी से मॉनिटर किया गया ताकि वो बेकाबू ना हो जाए। फिलहाल हम तो इसे पागलपन ही कहेंगे, लेकिन क्या पता आगे चलकर रिसर्चर्स जंगल की आग को बेहतर समझकर भविष्य में इससे होने वाले नुकसान को कम कर पाएंगे। अब मूचांग के धान के खेतों को ही ले लीजिए। पहाड़ों पर धान की खेती के बारे में सोचना भी बेमानी सा लगता है, लेकिन वियतनाम के मूचांग में पहाड़ों पर बड़ी मात्रा में धान की फसल उगाई जा रही है। इसे देखकर तो यही लगता है कि किस खूबसूरती के साथ नेचर को चैलेंज किया गया है, लेकिन इसके पीछे कड़ी मेहनत और लगन का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, धान दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फसल है। धान की फसल का कुछ वक्त के लिए पानी में डूबे रहना बेहद जरूरी होता है, इसलिए पहाड़ी इलाकों में ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन किसानों ने इसका भी जुगाड़ निकाला, जो सदियों से पहाड़ों पर समतल चबूतरे काट कर धान की खेती करते आ रहे हैं। उत्तरी वियतनाम की पहाड़ियों में स्थित मूचांग के खेत इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में कटे हुए चबूतरे 2200 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। ये नज़ारा न सिर्फ देखने में सुंदर है, बल्कि इससे बड़ी आबादी का पेट भी भरता है, लेकिन इससे पहाड़ों को नुकसान भी तो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पनामा कैनाल को ही ले लीजिए। समंदर की दशा और समुद्री परिवहन की दिशा ही बदल दी इसने।
1914 से पहले न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली शिप्स को पूरे दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था। इस मुश्किल यात्रा को छोटी करने के लिए फ्रांसीसियों ने 1881 में पनामा स्ट्रेट में एक नहर का निर्माण शुरू किया। जमीन का यह टुकड़ा बेहद सकरा और झीलों से भरा हुआ था, सो इसे नहर के लिए सबसे बेस्ट माना गया। इन लोगों ने दिमाग तो ठीक लगाया था, लेकिन खराब सैनिटेशन और मुश्किल वर्किंग कंडीशन की वजह से यह प्रोजेक्ट एक अभिशाप बनकर सामने आया। मलेरिया और येलो फीवर की वजह से करीब 23,000 लोगों की जान चली गई और ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। फिर 1904 में अमेरिका ने ढेर सारे डायनामाइट्स के साथ इस प्रोजेक्ट की कमान संभाली और अगले 10 सालों में नहर का काम पूरा कर लिया। ये कैनाल इंसान की इंजीनियरिंग क्षमता का बेमिसाल नमूना है, जिसमें बड़े बड़े पहाड़ों और जंगल को काटने से लेकर विशाल नदियों का रुख मोड़ने तक सब कुछ शामिल है। आज इस कैनाल की वजह से न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक की समुद्री यात्रा में 1280 किलोमीटर तक की कमी आई है। अब मैन मेड ग्लेशियर जैसे इनोवेटिव इन्वेंशंस के बारे में भी जान लीजिए। दोस्तों, समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर रहने की अपनी ही परेशानियां हैं, जैसे साफ पानी का कोई भरोसेमंद सोर्स ढूंढना। साल भर पिघलने वाले ग्लेशियर लद्दाख में बसे लोगों के लिए सदियों से पानी का मुख्य स्रोत रहे हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज ने सिनेरियो को बहुत हद तक बदल दिया है। अब यहाँ के ग्लेशियर्स सिकुड़ गए हैं। अब पहले की तरह इनमें साल भर पानी नहीं मिलता। ऐसे में साल 2017 में लोकल साइंटिस्ट सोनम वांगचुक ने ग्लेशियर बनाने का अनोखा उपाय इजाद कर लिया। ये मैन मेड ग्लेशियर्स गर्मी के दिनों में पानी की कमी को पूरा करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। ये ग्लेशियर्स के पानी को तयशुदा जगह पर भरने देते हैं, जो हवा की ठंडक से जमकर बर्फ की 100 फीट ऊंची आकृति बन जाती है। बर्फ के पिरामिड भले ही कुछ लोगों को अनोखे लगे, पर लोकल लोगों के लिए ये बेशकीमती पानी का सहारा होते हैं। दोस्तों, सैटेलाइट्स की मदद से हम इंसानों ने मौसम का पूर्वानुमान लगाने में महारत हासिल कर ली है, लेकिन क्या आपको पता है कि अब तो हम इंसान मौसम को कंट्रोल भी करने लगे हैं। क्लाउड सीडिंग ऐसी ही एक टेक्निक है जिसकी मदद से कृत्रिम बारिश कराई जाती है। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स के कण प्लेन्स की मदद से ऊपर बादलों में छोड़े जाते हैं। ये कण पानी की बूंदों को अपनी ओर खींचते हैं और जब भारी मात्रा में बूंदें एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। सूखे इलाकों के लिए टेक्नोलॉजी एक वरदान साबित हुई और चीन, रूस जैसे देशों में इसका इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है। यूएई में तो इस टेक्निक के इस्तेमाल से पानी की कमी को पूरा किया जाता है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भविष्य में इंसान क्या क्या कारनामे करने वाले हैं। वैसे कुदरत के साथ सही तरीके से खेलना भी एक बहुत बड़ा हुनर है और इस हुनर में पारंगत होने में हमें काफी समय लगने वाला है। लेकिन उससे पहले हम जो नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारी प्रकृति को, लगता है वो इरिवर्सिबल होता जा रहा है। अगर हम अभी नहीं रुके तो ये समय वापस नहीं आएगा और फिर डैमेज इरिवर्सिबल हो जाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सकें और नेचर की सुरक्षा कर सकें। शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।